हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका माइनर कोर्स इंग्लिश का कवर करने वाले हैं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है, क्योंकि जो कोर्स होता है लगभग सेम ही होता है सबका। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 75 क्वेश्चन आपके कवर करने वाले हैं, जो कि लगातार ये इसमें पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ। जो लिटरेचर होता है ये किस चीज़ का मिरर है? तो एनिमल का मिरर तो है नहीं, प्लांट का मिरर तो है नहीं, मैन का मिरर तो है नहीं। तो बेसिकली लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। आपने सुना होगा बहुत सारे क्वेश्चन में कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, इसलिए जो है पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ। जो लैंग्वेज होता है ये रिफर करता है किस चीज़ के लिए? तो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से उसको जानते हैं। अब जो है किसी दो लोगों के बीच में मान लीजिए बात हो रही है, तो अगर कोई हमसे बात कर रहा है, अगर हम उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में, कि हम जो है एक दूसरे की भाषा को समझें। तो लैंग्वेज जो होता है ये रिफर करता है किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैन डू ट्रेजेडी एंड इपिक रिप्रेजेंट। कौन से ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कि ट्रेजेडी करवाते हैं एंड इपिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो नॉर्मली जो गुड मैन होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वही ट्रेजेडी एंड इपिक रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए। तो बेसिकली ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, रिच तो होगा नहीं आपका, पुअर जो बिलियंस होते हैं दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज आर के नारायण इमेजिनरी टाउन मेलगुड़ी लोकेटेड। जो इमेजिनरी टाउन है आर के नारायण का, वो कह रहा है कि कौन से प्रदेश में लोकेटेड है? तो मैसूर स्टेट में नहीं है, आपका कोचिंग में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मद्रास। जो आपका मद्रास है, ये ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर के नारायण का जो इमेजिनरी टाउन है मेलगुड़ी, वो लोकेटेड है मद्रास में। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ डॉट डॉट कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश होता है ये बातचीत करने के लिए कौन से स्थान पर रखा गया है? मतलब नेशनल है, लर्नमैन इसे करते हैं, या रोस्टिक लोग करते हैं, या फिर इंटरनेशनल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी। जो इंग्लिश है बातचीत करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कोई सी भी देश में चल जाइए, इंग्लिश अगर आप बोलेंगे देन वो आपकी बात को समझ जाएगा, क्योंकि हर जगह इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे हिंदी आपका नेशनल लैंग्वेज है, आपके भारत देश में ही बोला जाता है, ऐसे ही जो इंग्लिश है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर देश में बोला जाता है, अपने देश में बोला जाता है, बाहर के देशों में भी बोला जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इंडिया इज अ वर्ल्ड्स डॉट डॉट लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मतलब अगर इंग्लिश बोला जा रहा है तो इंडिया जो है कौन से स्थान पर आता है, कि जी इंडिया के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो कौन से स्थान पर आते हैं? तो सेकंड नंबर पे इंग्लिश बोला जाता है इंडिया में ही। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू द डॉट डॉट मीडियम स्कूल। कौन से मीडियम स्कूल में जो है आजकल के जो माता पिता वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं? तो आई होप सबको पता होगा। हर कोई पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें, इसलिए जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। एंड बेसिकली हमें पता होना है कि सभी जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो हिंदी या संस्कृत या उर्दू मीडियम से पढ़ें। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं एक फिर से पॉइंट दे रहा हूँ आपको, ये मेजोरिटी लोग क्या है, मतलब मेजोरिटी लोग यही चाहते हैं, बाकी सबका पर्सनल चॉइस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लैंग्वेज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन ब्रिंगिंग पीपुल एंड देयर डॉट डॉट क्लासेस। मतलब जो लैंग्वेज है ये कंट्रीब्यूट करता है लोगों के किसमें, कल्चर में, क्लासेस में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लैंग्वेज इज ए डॉट डॉट कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है? एक टूल की तरह काम करता है, कि लैंग्वेज है तभी हम लोगों से बात कर पाएंगे, तभी हमारी बात को समझ पाएंगे लोग एंड उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके लिए जो है लैंग्वेज
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है ये टूल की तरह काम करता है अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगला अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि को लिखने वाला कौन है। हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो है गीतांजलि को लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सरोजनी नायडू इज नोन एज। सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। आई होप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न। कौन से साल में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी 1564 में जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, कह रहा है विलियम शेक्सपियर रोट, उन्होंने कितने सोनेट्स को लिखा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विलियम शेक्सपियर जी ने जो है 154 सोनेट्स को लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है जॉन मिल्टन रोड द पोएम। इनमें से कौन सा पोएम है जिसको जो है जॉन मिल्टन ने लिखा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को किसने लिखा। जॉन मिल्टन ने। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से साल पर जाके जो है मिल्टन ब्लाइंड हुए। ये क्वेश्चन आपका है। तो जब वो जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिख रहे थे 44 एज की उम्र में ही जो है वो एक आंख मतलब दोनों आंख से अंधे हो गए, वो ब्लाइंड हुए। तो उम्र कौन सा था, कौन से साल पे जो है अंधे हुए। तो 44 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज जो लॉस्ट है इसमें टोटल कितने बुक्स हैं। तो 12 बुक्स हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12 बुक हैं किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपका है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज विलियम वर्थवर्थ बॉर्न। विलियम वर्थवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो 1770 में विलियम वर्थवर्थ का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम वर्थवर्थ इज ए पोएट ऑफ। विलियम जो वर्थवर्थ है ये कौन से टाइप के पोएट हैं। क्या ये जो है नेचर्स पे लिखते थे, दोनों पे लिखते थे, आदमियों पे लिखते थे और नेचर्स और आदमी दोनों पे लिखते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विलियम वर्थवर्थ इज ए पोएट ऑफ नेचर। ये नेचर के पोएट थे, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में लिखा करते थे विलियम वर्थवर्थ। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज लिरिकल बेलडास पब्लिश्ड। तो लिरिकल जो बेलडास है ये पब्लिश हुई कब, पब्लिश हुई 1798 में जो है लिरिकल बेलडास पब्लिश हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है थॉमस हार्डी इज कॉल्ड द नोबलिस्ट। उन्हें कैसा नोबलिस्ट कहा जाता था। तो उन्हें वैक्सेस जो है रीजन नोबलिस्ट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है हु सेज। आपके सामने एक कथन होगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कथन में हैप्पीनेस इज नथिंग, यहाँ रहेगा हैप्पीनेस इज नथिंग बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। कह रहे हैं कोई तो कह रहा है कि हैप्पीनेस जो होता है, खुशी, ये कुछ नहीं है, ये बल्कि हमारे बहुत जो बड़ी लाइफ जिंदगी है जिसे ड्रामा आप कहते हैं, उस पेन में थोड़ी सी खुशी को आपने जो है हैप्पीनेस का नाम दे दिया, जो कि आपका जो है बहुत सारे पेन्स में थोड़ी सी खुशी है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो थॉमस हार्डी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रोट द वास्ट लैंड। वास्ट लैंड को लिखने वाले कौन से पोएट हैं। तो टी.एस. जो है एलियट ने जो है किसको लिखा, वास्ट लैंड को लिखा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आगे अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर। कौन से साल में टी.एस. एलियट को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। तो वो ईयर था 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है फुल नेम ऑफ टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन है आपका ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए थॉमस स्ट्रीन एलियट जो है इनका टी.एस. एलियट का पूरा नाम है। अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हु इज नोन एज बेर्ड ऑफ बंगाल। बेर्ड ऑफ बंगाल के नाम से किन्हें जाना जाता। तो आई होप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है बेर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का सरोजनी नायडू वाज बॉर्न इन। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था। तो 1879 में सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था।
ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है 27 नंबर का, आर के नारायण मदर टंग वाज। आर के नारायण की मदर टंग क्या थी, मतलब जब वो पैदा हुए थे तो उनकी मतलब बचपन की बोली क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 जो आपका 27 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, तमिल। जो तमिल था वो इनका मदर टंग था, किसका, आर के नारायण का, चूंकि ये मद्रास में पैदा हुए थे एंड वहीं से आया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट नोबेल ऑफ आर के नारायण वाज। आर के नारायण का फर्स्ट नोबेल क्या था, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज द फर्स्ट नोबेल ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आर के नारायण का जो मैंने जो है जिनके जीवनी के बारे में पढ़ाया था, इनके नोवेल्स कितने लिखे, कितने पोएम्स लिखे, कहाँ जन्म हुआ, ये सारा जो है आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट नोवेल अनटचेबल। नोवेल जो अनटचेबल आपके सामने है, इसको किसने लिखा, तो मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुजाना अरुंधति रॉय इज एन ऑथर। वो कैसी ऑथर थी, इंडियन थी, ब्रिटिश थी, अमेरिकन थी, तो आई होप सबको पता होगा। सुजाना अरुंधति राय जो है ये एक इंडियन राइटर थी, तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुंधति रॉय ओन द मैन बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन इन। अरुंधति रॉय को जो है मैन बुकर प्राइज मिला फ्रिक्शन करने के लिए, किसमें, फॉर फ्रिक्शन, कौन से साल में मिला था, 1997। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो पूछ सकता है कि मैन बुकर प्राइज जो है 1997 में किसको मिला, या फिर मैन जो अरुंधति रॉय थी इनको मैन बुकर प्राइज जो है किसके लिए मिला, तो फ्रिक्शन के लिए मिला। कौन से ईयर में मिला, 1997 में मिला था। और जो है क्या अरुंधति रॉय को जो है मैन बुकर प्राइज मिला, तो यस। इस तरीके से एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, एंड बेसिकली एग्जामिनर्स यही करते हैं, उस क्वेश्चन को घुमा घुमा कर 3-4 बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सलमान रशीद। सलमान रशीद का फुल नेम क्या था, ये कह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, सर अहमद सलमान रशीद। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सर अहमद सलमान रशीद वाज द फुल नेम ऑफ सलमान रशीद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सलमान रशीद वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1947 में जो है इनका जन्म हुआ था सलमान रशीद का। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वही जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है, किसका, सलमान रशीद का। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट बॉय हु केम टू सी मी यस्टरडे वाज माय फ्रेंड। यहाँ क्या भरेंगे, तो आई होप सबको पता होगा, यहाँ दा भरा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप बॉय के साथ हमेशा दा लगता है, एंड ए तो ए भी लग सकता है, लेकिन कहीं कंडीशन पे। तो द बॉय हु केम टू सी मी वाज माई फ्रेंड, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, द बॉय हु सी मी, सॉरी हाँ, द बॉय हु केम टू सी मी यस्टरडे वाज माई फ्रेंड। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। कोई कहता किसी को ए बॉय, तब वहाँ लगता कि बता रहा है कुछ, वहाँ मेरा दोस्त है तो ए नहीं लगेगा, वहाँ पर दा लगेगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉट डॉट रामायण इन द हॉली बुक। यहाँ इज रहेगा, रामायण इज एन हॉली बुक, इसको कह सकते हैं इस तरीके से, ए हॉली बुक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामायण के साथ, सूरज के साथ, पृथ्वी के साथ हमेशा धा लगाया जाता है। जो चीज़ यूनिक हो या फिर अकेली हो या फिर उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, देन उसके सामने आप दा का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सी केम हेयर डॉट डॉट 9 o'clock। यहाँ आपके पास अब जो है ग्रामर के क्वेश्चन आने शुरू हुए। इस तरीके से बिल्कुल आपका पेपर पैटर्न होता है। तो सी केम हेयर, तो क्या हो जाएगा आपका एट, सी केम हेयर एट 9 o'clock। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही गॉट, यहाँ क्या भरा जाएगा, इनटू द ट्रेन। आई होप ये ग्रामर के क्वेश्चन आपको आ रहे हो, अगर नहीं आता हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो ग्रामर की भी बना दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है आपके 500 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिया हुआ है इंग्लिश माइनर के। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, या फिर चैनल पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑल दिस हार्ड बुक हैज़ ए डॉट डॉट हिम। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ न टेलिंग ऑन रहेगा, न टेलिंग एट रहेगा, न टेलिंग इन रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, गिव द करेक्ट एंटानिम फॉर फॉर्चून। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटानिम क्या होता है।
तो एंटानिम मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं विलोम शब्द, मतलब कोई चीज़ कह रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा। जैसे सिनोनिम होता है, बेसिकली सिनोनिम क्या होता है, SYNONYM। तो सिनोनिम क्या होता है, समानार्थी शब्द। जैसे एक दूसरे के मिलते शब्द क्या हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते शब्द, उन्हें सिनोनिम कहते हैं। एंड एंटानिम क्या होता है आपका, बेसिकली विलोम, उल्टा। तो फॉर्चून मतलब होता है भाग, तो उल्टा किसका क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य जिसे हिंदी में कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द करेक्ट, यहाँ से देखिए सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, मतलब समानार्थी। तो अर्बन मतलब क्या होता है, जैसे अर्बन मतलब क्या होता है कि शहर वगैरह, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, मतलब मिलता जुलता शब्द क्या है, सिटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज। ये आपका एक सेंटेंस है, इसको वन वर्ड में आपको अगर कहना हो, इसे वन वर्ड सेप्टिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज, एक इंसान जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे जो है ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्सिस राइटिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। जो पर्सिस राइटिंग होता है, क्या ये आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए आर्ट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लेटर, ए फॉर्मल लेटर शुड बी, ए फॉर्मल लेटर है ये होना चाहिए रिजॉर्ट टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। तो बेसिकली जो होता है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी, कि इन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए एक फॉर्मल लेटर में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट ऑफ ऑल द फॉर्मल लेटर। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो डेट अब डालते हैं ना, तो वो डेट का फॉर्मेट कौन सा सही है इसमें ये पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपको जनवरी डालना हो, 1 जनवरी एंड 2025, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, 25 चल रहा है, 25। तो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा जाता है एंड ये फॉर्मेट मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यही आपका जो है फॉर्मल लेटर लिखते समय फॉर्मेट होता है किसका, जो है डेट का। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पर्पज ऑफ रेज्यूम इज, जो रेज्यूम होता है आप बनाते हैं उसका पर्पज क्या होता है। कोई इंसान जिसने भी जो भी क्वालिफिकेशन किया हो, जब वो नौकरी के लिए जाता है तो वो अपना पूरा बायोडाटा लिखता है कि हमने कितना तक पढ़ाई किया है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमारा क्या जो है एक्सपीरियंस रहा है, सारा कुछ वो बनाता है जिसे रेज्यूम कहते हैं। तो वो किस लिए होता है, ताकि वो जॉब पा सके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू गेट जॉब। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समरी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ CV एक्ट्स एज। तो CV एक्ट्स किसके लिए होता है बिगिनिंग में, तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन फॉर्मल लेटर। आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन जो नीचे लिखा होता है, ऐसे मान लीजिए फॉर्मेट है किसका, लेटर लिख रहे हैं ना, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं योर फैथफुली वगैरह। तो यहाँ आपने पूरा लेटर लिखा एंड यहाँ लिखते हैं योर फैथफुली। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। जो एडिटर्स लेटर होता है तो उसके लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो जिसने उसको सेंड किया था उसका नाम यहाँ बेसिकली मेंशन होता है। तो वहाँ क्या होता है, सेंडर्स नेम। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेंशन्ड इन रेज्यूम। अगर कोई रेज्यूम बना रहा है तो उसमें बेसिकली क्या मेंशन जो है, व्हाट शुड नॉट बी मेंशन, तो क्या मेंशन नहीं होना चाहिए। एड्रेस मेंशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना है वो मेंशन होना चाहिए, एंड नेशनैलिटी राष्ट्रीयता क्या है। लेकिन वहाँ एज का कोई जो है दायरा नहीं होता है, तो एज जो है भरा जाना कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू गेट हेल्प विद राइटिंग ए प्रोफेशनल रेज्यूम वी कैन यूज़। आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का, ताकि आप अपने जो है रेज्यूम को प्रोफेशनल बना सकें। बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह के लिए आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इन सभी का सहारा ले सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल रेज्यूम को बनाते टाइम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय, जो आपका फ्रेज होता है, फ्रेज से आप क्या समझते हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज विद डिफरेंट प्रीपोजिशन गिविंग द सेंस ऑफ अदर देन लिटरेचर। अगर कोई जो है सेंटेंस वाक्य लिटरेचर के अलावा कोई भी सेंस दे रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल है, देन वो फ्रेज आपका हो जाए।
आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बरी द हैचकेट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू एंड द डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट। कोई भी चीज का आर्गुमेंट आप बंद करना चाहते हैं या फिर टू स्टॉप एन आर्गुमेंट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, ये मतलब होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन बी, टू सेटल द डिस्प्यूट। आप कोई भी जो है डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं, दैट मीन्स टू बरी द हैचकेट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आपका जो है कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग सजेस्टेड बाय द यूज ऑफ फ्रेज। जो आपके सामने फ्रेज दिया गया है टू डाई इन हार्नेस, मतलब टू डाई इन हार्नेस का आप क्या लिख सकते हैं? तो टू डाई ऑन ड्यूटी, इसका मतलब होता है कि हार्नेस पे मरना और ड्यूटी पे मरना इज द सेम थिंग। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है ये एंटानिम प्रॉस्पेरिटी का एंटानिम आपसे पूछ रहा है। एंटानिम मतलब विलोम शब्द इसको बताना। तो प्रॉस्पेरिटी का होता है समृद्धि, एडवर्सिटी हो जाएगा इसका उल्टा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम। इस बार सिनोनिम आपसे पूछ रहा है। मैग्नेटिक का आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो मैग्नेटिक का आपका क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू स्टैंड बाय होमोफोन्स। इस बार होमोफोन्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि सही होमोफोन्स है। तो ए पेयर ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग एंड स्पेलिंग, मतलब होमोफोन्स का आपको डेफिनेशन बेसिकली बताना है। तो ये नहीं होगा। होमोफोन्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ए पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, इसे होमोफोन्स कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके जो है मतलब जो है अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सेम साउंड करते हैं, एक तरह साउंड करते हैं। जैसे आपका जो है वर्ड हो गया, जो आपका वर्ड है एंड वर्ल्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन दोनों का स्पेलिंग मतलब बहुत अलग अलग है। तो ये जो होता है आपका होमोफोन्स वर्ड होता है। ये एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं, जैसे होमोफोन्स का डेफिनेशन, सिनोनिम का डेफिनेशन, एंटानिम का डेफिनेशन, फ्रेज का डेफिनेशन। तो ये आपको जो है याद होना चाहिए, ग्रामर का एक मेजर पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको जो है वन वर्ड बताना है फॉलोइंग सेंटेंस के लिए। सेंटेंस क्या है? ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अगर कोई बच्चा अपने जो है पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है तो उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो उसे पॉस्थ्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है देन इट इज कॉल्ड पॉस्थ्यूमस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है द वर्ड परसिस इज बोरोड फ्रॉम। परसिस जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? आई होप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द फ्रेंच लैंग्वेज से जो परसिस वर्ड है वो लिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस राइटिंग। जो आपका परसिस राइटिंग होता है इसका मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट कमिंग द सेंटेंसेस विदाउट एनी रिलेवेंस इज कॉल्ड परसिस राइटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से का क्या इंपॉर्टेंट है किसमें? इन इंग्लिश राइटिंग एंड कंपोजिशन। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं एंड कंपोजिशन करते हैं तो उसमें जो है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का क्या मतलब है? तो इट रिफर्स टू द एलोबरेशन ऑफ आइडिया इन रेलिवेंट पे, मतलब रेलिवेंट वे में उस आइडिया को जो है एक सटीक डेफिनेशन देता है। कौन? एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। आपका जो है सेंटेंस वो मजबूत बनता है दिखने में भी एंड जो है उसके मतलब में भी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 61 का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्रहेंसिव पर्सन। जो आपका कंप्रहेंशन होता है जिसे अनसीन पैसेज कहते हैं जब आप 12th का एग्जाम देते हैं, मतलब ऐसा पैसेज जो आपने नहीं देखा है, इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो कंप्रहेंशन का जो आपका होता है इसका क्या मतलब होता है अनसीन पैसेज में, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में? तो इट हेल्प्स द लर्नर्स टू इनरेचिंग द वोकेबुलरी एंड इनहेंसिंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर। अगर आप कोई अनसीन पैसेज देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आपका जो है वोकेबुलरी मजबूत होगा एंड जो है आपके नॉलेज ऑफ ग्रामर का भी वहाँ टेस्ट होगा, क्योंकि आपने वो पैसेज, ये पैसेज मान लीजिए है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, अब उसको आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं देन ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको थोड़ा जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा अपना ग्रामर का दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका नॉलेज इसमें इनहेंस होगा। तो यही पूछ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है जब आप अनसीन पैसेज देखते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में, तो वहाँ आपकी जो है
जो उसको लर्न करता है उसकी वोकेबुलरी इनहेंस होती है, एंड इनहेंस होता है क्या, नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन आउट ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स इज मोस्टली मोस्ट कॉमनली यूज इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज। जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं इसमें फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर में से कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो है फॉर्मल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रोवेशन ऑफ सीवी। सीवी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो करिकुलम विटेक इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ईयर्स में पुट आउट होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिज्यूम का रियल पर्पज क्या है। रियल पर्पज ऑफ रिज्यूम इज, तो क्या होता है, इट इज इंडीडेड द डॉक्यूमेंट यूज टू अप्लाई फॉर जॉब, मतलब जॉब की अप्लाई के लिए होता है। तो अगेन ये रिज्यूमे वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच रिज्यूम फॉर्मेट इज द बेस्ट टू यूज क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड मिक्स्ड और सीवी। तो कौन होता है, सीवी इज मेनली फॉर प्रोफेसर्स, मतलब सीवी जो होता है प्रोफेसर्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, लॉयर्स के लिए होता है, साइंटिस्ट के लिए होता है, एंड रिलेटेड जो प्रोफेशंस है इनके लिए होता है, प्रोफेशनल्स के लिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो है जो पर्पजेस होते हैं या फिर जो मेनली यूज़ किया जाता है सीवी, इन सारे जो है प्रोफेशंस के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द वर्स्ट रिज्यूम मिस्टेक एवर। मतलब आप अगर रिज्यूम बना रहे हैं तो उसमें सबसे बुरी से बुरी गलती क्या कर सकते हैं। तो ए निग्लेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक इज द रॉन्ग फॉर्मेट। अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट में कोई गलत स्पेलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप रेज्यूमे में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बाय हुम वाज द नोवेल गोरा रिटन। जो गोरा नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्यन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। आई होप सबको पता होगा। आर्टिकल्स की जब बात आती है तो देयर आर 3 आर्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं 69 अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करते हैं। तो आई होप अगर आपने पढ़ा होगा 12th में तो द का यूज किया जाता है जब आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, तो वहाँ द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर रहता है तो उसके पीछे हमेशा द आता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंकर्ड आर देयर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप के कंकर्ड होते हैं। तो फॉर्मल कंकर्ड एंड नॉर्मल जो है आपका नोशनल कंकर्ड, 2 टाइप के कंकर्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द मीनिंग ऑफ नेशनल कॉन्कॉर्ड। यहाँ आपसे जो है फॉर्मल कॉन्कॉर्ड एंड नेशनल कॉन्कॉर्ड के बारे में है। अब आपसे पूछ रहा है कि नेशनल कॉन्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो ये जो होता है ये वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन है, जिसमें जो है नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन द मीनिंग एज अपोज टू फॉर्मल कॉन्कॉर्ड। जो फॉर्मल कॉन्कॉर्ड होता है उसके मीनिंग के अपोज मीनिंग में किसको रखा जाता है, नेशनल कॉन्कॉर्ड को। तो आप देखते थे कि आपका फॉर्मल कंकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा कि जो फॉर्मल कंकॉर्ड होता है उसका उल्टा करते हैं तब वो मतलब आता है किसका, नेशनल कंकॉर्ड का। एंड ये जो होता है ये वर्ड ऑफ हार्मोनी ऑफ पर्सन होता है। अब फॉर्मल कंकॉर्ड क्या होता है, ये वर्ड ऑफ हार्मोनी ऑफ पर्सन, नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन जो है फॉर्मल कंकॉर्ड। फॉर्मल कंकॉर्ड पर बेस्ड जो है जेंडर और नंबर ऑफ पर्सन वर्ड ऑफ हार्मोनी में, तो ये होता है आपका फॉर्मल कंकॉर्ड। एंड इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो वो आपका नोशनल कंकॉर्ड हो जाता है। वो आपको समझा होगा 2 टाइप के जो है कंकॉर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। अब आपके सामने 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, ये बिल्कुल सही है। इन योर वॉच नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट टाइम डज योर वॉच स्ट्राइक आउट, ये भी आपका गलत ही सेंटेंस है ग्रामर के हिसाब से, यहाँ बीच में डज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर का विच आउट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। तो ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर्स, ये बिल्कुल सही है। यहाँ आपका टिल नहीं लगेगा, अप टू नहीं लगेगा, फॉर नहीं लगेगा। क्या लगता है अगर ट्रेन में लेट होता है तो वहाँ बाय का यूज़ करते हैं आप। तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज एन आइडियम, यहाँ आपसे आइडियम का डिफिनेशन पूछ रहा है कि आइडियम क्या होता है। तो आइडियम क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड आइडियम। वहाँ आप अलग अलग तरह के पार्ट ऑफ स्पीच एंड अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन का यूज करके कोई सेंटेंस बनाते हैं, देन इट इज़ आइडियम। तो हमने इस वीडियो में आपके 75 प्लस क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ऑलरेडी हमने 500 प्लस क्वेश्चन जिसमें पेपर्स वगैरह शामिल हैं, इतने क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आप एक बार चैनल पर जाएंगे एंड इंग्लिश माइनर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है इसको खोलेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं, आपको जो है इंग्लिश में कोई फेल ही नहीं कर सकता। तो गो एंड चेक आउट। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।